मंच पे विराजमान परम आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब, आरएलपी के प्रदेश अध्यक्ष पुखराज जी गर्ग, मेड़ता विधायक बहन इंदिरा जी बावरी, सम्मानित मंच, मेरे सामने विराजमान हजारों की संख्या में पिता तुल्य बुजुर्गजन, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप सबको दिल की गहराइयों से धन्यवाद दूंगा कि इस टोंक के इस कस्बे मंडी प्रांगण में आज आपने विशाल कार्यक्रम का जो आयोजन करके और एक किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल जो रात और दिन जग के और आपके हक और अधिकार के लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रहा है, उस व्यक्ति को आपने मजबूती देने का जो काम किया उसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। पूर्व वक्ताओं ने सारी बातें आपको बताई। हम इतना ही निवेदन करने आपके बीच मारवाड़ की तरह से चल के आए हैं। जब हम मारवाड़ की तरह से सुनते थे कि टोंक जो भी राजस्थान की राजधानी जयपुर का नजदीकी इलाका है, यह निश्चित रूप से विकास भी हमसे बहुत आगे होगा, शिक्षा का स्तर भी हमसे बहुत आगे होगा, लेकिन पिछले 3-4 दिन से जब यहां के गांवों में जाने का अवसर मिला तो जिस तरह मोर सुंदर नाच नाच के और अपने पांव की तरफ देख के उदास होता है, वैसे ही हम लोगों को भी एक इस चीज की उदासी हुई कि आप लोगों को 75 वर्ष के अंदर आपके नेताओं ने धोखे के अलावा कुछ नहीं दिया इस टोंक जिले को। साथियों, जो बजरी माफिया जो अपने आप को परमिटधारी बोलते थे कि हमारे पास पट्टा है, हम चाहे जहां खनन करेंगे, चाहे जैसे काम करेंगे, अवैध नाके लगा दिए पूरे जिले के अंदर। लेकिन आपको एक चीज सोचनी है कि हनुमान बेनीवाल जी ने जिस दिन बजरी माफिया के खिलाफ हल्ला बोल का कार्यक्रम आयोजित किया, आधे से ज्यादा नाके वाले नाके छोड़ के भागे। ये तो सही बात है ना, टोंक जिले से आप सब लोग पधारे हैं। मैं जब परसों आया यहां, आते ही सबसे पहले यहां के माइनिंग इंजीनियर को एक चिट्ठी लिखी, एक विधायक की हैसियत से, कि माइनिंग इंजीनियर आप ये बताएं हमें कि टोंक जिले के अंदर किस किस फर्म को कितने कितने इलाके में आपने बजरी की लीज दी, कहां कहां आपने नाकों के लिए उनको परमिट दिए, कौन कौन सी जमीन पे ये लोग अपने स्टॉक की परमिट इनको दिया, और ये जो खनन के लिए बजरी की जो लीज दी, इसमें नियमानुसार 12 महीने में कितने दिन तक ये काम करेंगे। मैं ये सारा उसका आदेश जो आज ही मुझे एमई की तरफ से जो कागज प्राप्त हुआ है, मैं ये लेके आया हूं, जिसमें मैं विशेषकर युवा साथियों से कहूंगा, सिर्फ भीड़ इकट्ठी हो जाना और ताली बजा के अपने घर चले जाने से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता। हमें आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है, हमें सोचने की जरूरत है, क्योंकि नीतियों बनाने वाले लोगों ने हमेशा बड़े उद्योगपतियों के पक्ष में नीति बनाई, क्योंकि किसान परिवार के बेटे और बेटियों के हाथ में अभी तक कलम कभी राजस्थान के अंदर नहीं आई, और इसी का खामियाजा आज हम सब लोग यहां भुगत रहे हैं। मुझे जो चिट्ठी मिली, इसके अंदर लिखा है कि मानसून अवधि 1 जुलाई 2023 से 30 अगस्त 2023 के दौरान नदी क्षेत्र में खनन कार्य बंद रखने हेतु पाबंद किया गया है। वर्तमान में पट्टाधारियों द्वारा समस्त नदी क्षेत्रों में खनन का कार्य 30 सितंबर तक बंद रहेगा। मेरे मीडिया के बंधु भी यहाँ मौजूद हैं, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, ये जो सरकारी कागज जो लेके आया हूं मैं इसकी प्रति आपको भी उपलब्ध कराऊंगा, और गांवों से जो लोग आए लीज इलाके से, उन युवा साथियों से भी और जनप्रतिनिधि जो आए वो भी इस कॉपी को लेके जाएं, और अपने अपने इलाके में यदि कोई बजरी धारक आज से यदि खनन का कार्य कर रहा है, उसको तुरंत आप लोग बंद कराइए। आपको बंद कराने में यदि कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार के किसी भी सदस्य को मिस कॉल के मार्फत उसको एक टेलीफोन करके बता सकते हैं। हम आपके लिए जहां जहां आपका पसीना गिरेगा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पदाधिकारी खून देके भी आपके ऋण को हमेशा उतारने का हम लोग प्रयास करेंगे। टोंक जिला अब निश्चित रूप से जाग गया, मुझे पता लगा है, और सही है कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रेन कहां जो सोवत है,
और जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जिस दिन यदि आप जग गए, मैं तो कह रहा हूं बजरी माफिया नहीं, अभी ये टोंक के अंदर कई माफिया दूसरे भी काम कर रहे हैं। अभी कुछ मीडिया के बंधुओं से भी मुझे जानकारी मिली कि कई लोगों को लोक अदालतों में जाना पड़ा। नगर परिषद की सीमा के अंदर हाईवे के ऊपर इन्होंने बैरिकेड्स लगा दिए, आने जाने लोगों से ये हफ्ता वसूली का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपको भरोसा दिला के जाना चाहते हैं। हनुमान जी का एक आदेश हम सारे राजमार्गों से, आपने देखा पिछले 5 दिन से मैं टोंक और जयपुर के बीच रोज आके जा रहा हूं, मैंने बैरिकेड्स नहीं देखे। परिवहन विभाग के जो अधिकारी हैं उनको मैंने गश्त करते नहीं देखा, वो डरे हुए हैं कि हनुमान जी की सेना टोंक जिले के अंदर आई हुई है और यदि हमने कोई गलत काम किया तो निश्चित रूप से हमें ऊंचा लटकाने का काम भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के परिवार के लोग करेंगे। साथियों, रोने से राज नहीं मिलता, हमें संघर्ष करना पड़ेगा। और मैं तो इतना ही निवेदन आप सबसे करूंगा कि किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल जो भी आपको संबोधन करेंगे, उनका एक एक शब्द आपको सुनना है। हनुमान जी बेनीवाल यदि चाहते तो ये भी सत्ता सुख भोग सकते थे। कोई भी जब एमएलए और एमपी बनता है उसकी एक ही शर्त होती है कि बड़ा पैसा कमाओ और ऐश मौज करो, लेकिन एक किसान के बेटे के अंदर दर्द है, दिल के अंदर दर्द है किसान के बेटे के। हनुमान जी हमेशा एक चीज कहते हैं कि मैं राजस्थान के अंदर ऐसी व्यवस्था का मैं परिवर्तन करना चाहता हूं, मैं राजस्थान में ऐसी व्यवस्था बढ़ाना चाहता हूं कि गांव का गरीब और दलित व्यक्ति जब कोर्ट कचहरी थाने तहसील में जाए तो वहां का अधिकारी खड़ा होकर कहे बाबा बताओ मैं आपकी क्या काम क्या सेवा आपकी कर सकता हूं। ऐसा राजस्थान हम बनाना चाहते हैं। युवा साथियों, आज टोंक के अंदर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। कुछ लोग जरूर कहते हैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग कि हनुमान जी के साथ तो सिर्फ नौजवान है, लेकिन आज हर तीसरे नौजवान के पीछे एक पगड़ीधारी बाबा भी बैठे हैं। मैं इतना ही निवेदन युवा साथियों से करूंगा कि अपने जोश को बरकरार रखें और इस जोश में होश के साथ आप आगे बढ़ के और अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद लेके, और हमें एक ही काम करना है कि किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल ने जो व्यवस्था परिवर्तन का बिगुल राजस्थान के अंदर बजाया है, ऐसे अपने बेटे अपने भाई हनुमान बेनीवाल को इतना आप मजबूत कर दो। और कलम जिस दिन किसान के बेटे के हाथ में राजस्थान की आ गई, मैं तो कह रहा हूं बजरी माफिया ही नहीं, ये सारे के सारे माफिया पाकिस्तान की तरफ आपको भागते हुए नजर आएंगे। मैं टोंक जिले के अंदर कई गांवों में मुझे जाने का अवसर मिला। शिक्षा का स्तर भी यहाँ कम है। मैं यहाँ जो अभी बड़े बुजुर्ग लोग आए इनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि किसान के बेटे बेटी जब तक पढ़ के और जहां देश और प्रदेश की नीतियां बनती है उस कुर्सी पे बैठकर जब तक इनके कलम इनके हाथ में नहीं आएगी तब तक हमारे कल्याण की बात हम सब करें तो ये बेमानी है। मैं इतना निवेदन आज आपके बीच में करने आया हूं कि हम सबको मिलके नए राजस्थान का निर्माण करना है। हनुमान बेनीवाल जी हमें जो भी रास्ता दिखाए, आज हम लोग जो बजरी के खिलाफ हल्ला बोल के हमारे जो कार्यक्रम बीकानेर जिले के कोलाई से लेके नागौर के रियाबड़ी से लेके भीलवाड़ा से लेके और बाड़मेर जिले के दोरीमीना और आज ये भीलवाड़ा की जो सभा है, हमने इन बजरी माफियाओं का अकल ठिकाने लगाने का बहुत बड़ा काम भी किया है। आप लोगों ने देखा होगा हमने इनके खिलाफ एफआईआर भी की है। यहाँ भी हम बहुत सारे कागजात जो इकट्ठे करके लाए हैं। निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आप सबको इन बजरी माफियाओं के चंगुल से मुक्त करा के हम लोग वापस लौटेंगे। मैं इतना ही निवेदन आपसे करूंगा क्योंकि कोई भी आंदोलन जो है उसकी सफलता अनुशासन पर निर्भर करती है। दोस्तों, हम लोग अनुशासित तरीके से मंच से जैसा डायरेक्शन आपको मिले, हमारे नेता हनुमान जी बेनीवाल जैसा आपको डायरेक्शन दे उसी डायरेक्शन में हम सबको चलना है। ये जैसा कहें वैसा हम सबको मिलके और इन बजरी माफियाओं ही नहीं इस सरकार की अकल को हमें ठिकाने लगाने का काम करा है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस भी चुप है बजरी के मामले में और भारतीय जनता पार्टी भी चुप है। ये मिलाजुली का खेल राजस्थान के अंदर जो चल रहा है, इस खेल को जब तक हम खत्म नहीं करेंगे तब तक हमें हमारे अधिकार और हमारे हकों से हमें वंचित रहना पड़ेगा। बुजुर्ग लोग कहते थे, एक छोटी सी बात का उदाहरण देके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बुजुर्ग लोग कहते थे कि एक बार 4 युवकों ने एक राजा की मदद की और राजा ने यह वचन दिया कि आप चारों जो मांगोगे आपको मिलेगा। उसमें से एक व्यक्ति बोला कि राजा जी मेरे गांव में बिजली की व्यवस्था नहीं है। राजा जी ने कहा बिजली की व्यवस्था कर दो। दूसरे ने कहा राजा जी मेरे गांव में सड़क नहीं है, कि सड़क बना दो। तीसरे ने कहा पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था कर दो।
चौथा व्यक्ति बड़े समझदार था, उसने कहा राजा जी मांगूंगा तो सही में, लेकिन आप दे नहीं पाओगे, आप मुझे एक बार पुनः वचन दो कि जो मैं मांगूंगा वो आप दोगे। राजा जी ने कहा ठीक है, मैं वचन देता हूं कि तू जो कहेगा वही करूंगा। तब उसने कहा राजा जी मुझे आपकी कन्या का हाथ जो है मेरे हाथ में दे दो, उसकी शादी मेरे से कर दो। आप समझ गए होंगे कि जब राजा के लड़के की शादी उस लड़के से हुई तो निश्चित रूप से लाइट, पानी, बिजली सब की व्यवस्था उस गांव में हो गई। कहने का मतलब यह कि जब तक सत्ता प्राप्ति हम नहीं करेंगे, किसान का बेटा जब तक देश की और प्रदेश की राजनीति के सर्वोच्च पद पे नहीं बैठेगा तब तक हमें ऐसे ही माफियाओं से लड़ना पड़ेगा। इसलिए एक हो जाओ और आने वाले 2023 के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दलाली नेताओं से आप सबको राजस्थान से मुक्ति इन सब लोगों को दिला के और अच्छे जनप्रतिनिधियों को हमें आगे लाना है। एक बार पुनः राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की टोंक इकाई के समस्त पदाधिकारियों को मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद दूंगा और विशेषकर कई बुजुर्गों को जिन्होंने पिछले 3 दिन से सुबह से लेकर रात तक हमारे साथ गांव में भी गए, बड़े चिंतित है कि बरसात का मौसम है और कितना बड़ा कार्यक्रम होगा, लेकिन परमपिता परमेश्वर की, डिग्गी कल्याण जी की और केदारनाथ जी महाराज की विशेष कृपा हम लोगों में हुई, तेजा जी की और देवनारायण भगवान की, कि आज बहुत बड़े शानदार कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मैं इतना ही निवेदन आप सबसे करूंगा, हनुमान जी बेनीवाल जैसे निर्देश आप सबको दें, हम सबको मिलके व्यवस्था परिवर्तन की इस लड़ाई में अपने भाई, अपने बेटे, किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल को थकड़े नहीं देना है। ये मैं निवेदन आपके बीच करके और मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले युवा साथियों से इतनी अपील करूंगा कि नशा मुक्त और शिक्षित समाज बना के और हमें किसान परिवारों का नाम आने वाले दिनों में रोशन करना है। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद एमएलए साहब। कार्यक्रम की अगली कड़ी में अजय जी चौधरी जो